नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। नैनीताल में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के लिए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं सैनिक परिवारों में बच्चों को मिलने वाली राष्ट्र सेवा और अनुशासन, उनके संस्कार, उनसे बहुत भली भांति परिचित हूं और उनकी चुनौतियों से भी और परेशानियों से भी बहुत नजदीक से मैंने उन सबको देखा है। और आज मैं आप सभी कैडेट से कहूंगा, आपको जो यहाँ अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण जो भी आपने सीखा है, वही आपको जीवन की हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति देगा। और उस सभी अवसर पर जहां जहां आपको कोई कठिनाई महसूस होगी, यहाँ की जो शिक्षा आपको मिली है, जो संस्कार मिले हैं, वो उन चुनौतियों को पार करने में आपको बहुत सहायता देगा। क्योंकि इस विद्यालय की स्कूल ड्रेस एक साधारण कपड़ा नहीं है, बल्कि एक अनुशासन, एक सम्मान और एक वचन है। प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सेना और सैनिक स्कूलों को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने देश के सैनिक स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए आज सैनिक स्कूलों का विस्तार करने के साथ ही नए सैनिक स्कूलों की स्थापना भी की जा रही है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा रक्षा बजट में भी निरंतर वृद्धि की गई है। कई गुना आज रक्षा का बजट देश का बढ़ाया गया है, जिससे सेना को आधुनिकीकरण और उसकी क्षमताओं में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। हमारे सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा है, उनका सम्मान भी हुआ है, उनके कल्याण के लिए भी आज अनेकों काम हो रहे हैं। पहले बड़ी संख्या में हम विदेशों से रक्षा के उपकरण खरीदते थे। हम सबको याद होगा कि पहले के समय में छोटे छोटे रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी तो हम आयात पर निर्भर रहते थे। विदेशों से हमें छोटे छोटे उपकरण भी खरीदने पड़ते थे, लेकिन आज भारत विश्व के अनेक देशों को अत्याधुनिक रक्षा के उपकरण और हथियार दोनों ही निर्याताओं की सूची में, जो दुनिया के टॉप देश हैं, उन टॉप देश की, दुनिया के टॉप देशों की सूची में आज हमारे देश का नाम भी शामिल हो गया है। इसके साथ ही आदरणीय मोदी जी ने दशकों से लंबित वन रैंक और वन पेंशन योजना को लागू करके पूर्व सैनिकों के जहां सम्मान के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम को भी किया है। और ये ऐतिहासिक काम 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया, 40 सालों से रुकी हुई ये मांग पूरी हुई। हमारी राज्य सरकार भी सैनिकों के लिए और हमारे शहीदों एवं पूर्व सैनिकों का मान सम्मान और उनके परिवार का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। शहीदों को इस क्रम में हमने मिलने वाली अनुदान राशि को हमने 5 गुना यहाँ बढ़ाया है। शहीदों के एक आश्रित को नौकरी देने का काम भी आज राज्य के अंदर हमने ये भी प्रावधान किया है। पूर्व सैनिकों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे सैनिकों एवं उनके परिवारों का उत्थान सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बलिदानियों की स्मृति में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसका सारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और राज्य के हमारे जितने शहीद हैं उनके पावन आंगन की माटी लाकर उस स्थल पर स्थापित की गई है, जिसका जल्दी ही हम लोकार्पण भी किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं सभी कैडेट्स और विद्यार्थियों से ये कहूँगा कि आप जीवन में जो भी संकल्प लें
उस पर मन लगाकर कार्य करें। उसके आगे किंतु परंतु का कोई विकल्प न रखें, क्योंकि मैं एक बात हमेशा अपने बोलने के अंत में कहता हूं कि विकल्प रहित संकल्प। और ये विकल्प रहित संकल्प क्या है? ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि संकल्प में यदि विकल्प आता है तो संकल्प टूट जाता है, हमारे रास्ते हमसे दूर हो जाते हैं, मंजिल हमसे ओझल हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। और जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं आता है तो संकल्प सिद्ध होता है। वो काम, वो लक्ष्य, वो हमारा तय जो स्थान होता है, गंतव्य होता है, हम उस स्थान तक पहुंचते हैं। संकल्प से सिद्धि का सबसे बड़ा मंत्र है कि संकल्प में किसी का विकल्प ना आना, विकल्प रहित संकल्प का होना। अंत में मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन विजय सिंह जी व उनकी पूरी टीम को, विद्यालय के में शिक्षा के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए बहुत साधुवाद देता हूं। और इसके साथ साथ इनके कम्युनिकेशन के लिए भी, संवाद के लिए भी इनको मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि हर एक अवसर पर, हालांकि मैं पिछले लंबे समय से 2 वर्ष से मैं भी सोच रहा था कि मैं किसी कार्यक्रम में आप जैसे सभी महानुभावों के बीच में, हमारे प्यारे विद्यार्थियों के बीच में आऊं, लेकिन अवसर नहीं हो पाया। सौभाग्य से आज मुझे भी आने का अवसर मिला है। लेकिन इनका संवाद निरंतर बना रहता है और विद्यालय के लिए जहां भी जो भी आवश्यकता होगी हमारी के साथ खड़ी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और पौड़ी के डीएफओ को लापरवाही के आरोप में हटाने के आदेश के साथ ही स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। इधर विपक्ष कह रहा है कि सरकार के पास कोई कार्य योजना ही नहीं है। देहरादून में सीएम धामी ने सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग के साथ ही शासन प्रशासन के स्तर पर भी प्रभावी प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही पौड़ी में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं और उसकी रोकथाम में लापरवाही बरतने के दृष्टिगत पौड़ी के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष में परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर प्रभावित परिवार की आजीविका के लिए वन विभाग को 2 सप्ताह के भीतर नई नीति तैयार करेगा। देखिए, किसी भी कीमत पर जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था को संपन्न करने का काम सभी विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव वन जीव संघर्ष की घटना की सूचना मिलने के लिए 30 मिनट के अंदर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाए। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का अधिक भय है, ऐसे क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और उनके घर तक लाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की जाए। जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएफओ हैं, उनके एसडीओ हैं, रेंजर हैं, उनका सबका उत्तरदायित्व फिक्स किया जा रहा है। पहले से जो है इस प्रकार निर्देश हो गए हैं और जो भी हमलों में घायल हो रहे हैं या घायल हुए हैं, उन सभी का जो समुचित इलाज है, पूरा इलाज है, वो सरकार की तरफ से कराया जाएगा। उसका पहले से ही हमने प्रावधान कर दिया है। आए दिन प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गुलदार और भालू के हमले की घटना सामने आ रही है, जिसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, ग्लोबल वार्मिंग और इस साल अत्यधिक बारिश होने के कारण जानवरों के स्वभाव में बदलाव और उग्रता देखने को मिल रहा है, जिस कारण से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पहाड़ों पर स्कूल जाने वाले बच्चों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए उन्हें एस्कॉर्ट देने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं सरकार ने मुआवजे की राशि और वन विभाग को निगरानी बढ़ाने के निर्देश
दिए हैं ताकि इस गंभीर समस्या से निपटा जा सके। देखिए, कुल मिलाकर के ये बड़ी कुछ समय से पिछले विषयों पर आप देखेंगे तो भालू की प्रवृत्ति और गुलदार के हमले में जिस तरह से वन्यजीव मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी, इसी को लेकर समीक्षा बैठक थी कि किस तरह से इसको और प्रभावी ढंग से तो इस पर अंकुश लगाया जा सके, उसके लिए क्या किया जाना है। इसको लेकर के बैठक भी है जिसमें विभाग के प्रमुख सचिव, अपर सचिव और मैं और मुख्यमंत्री जी सब लोग इसमें और कमिश्नर कुमाऊं गहन स्तर पर चर्चा हुई और मुझे प्रयास ये कि किस तरह से जो हम जल्दी से जल्दी जो हम जिसने कहा था कि हम सोलर लाइट और ब्रश कटर गाँव को उपलब्ध करा रहे हैं, उसको देने की बात हुई। किस तरह से गाँवों में लोगों के अंदर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को सकुशल स्कूल पहुंचाने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि बच्चे तो स्कूल की टाइमिंग बदली गई है, जो 7 के टाइम से 9 बजे किया गया 9 से 3 का, क्योंकि सामान्यतः घटनाएं या तो सुबह होती है या शाम को। इसके अलावा मुआवजा समय में पहुंच जाए, मुआवजा देने में कतई देरी न हो। जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि मुद्दा किसी नाकामी का नहीं बल्कि इस बात का है कि सरकार के पास इस खतरे के न्यूनीकरण, रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय क्या है। रावत ने कहा कि सरकार केवल बयान देने और मुआवजा बढ़ाने की बात कर रही है, जबकि असली जरूरत जमीनी स्तर पर ऐसी कार्य योजना तैयार करने की है जो लोगों को तत्काल राहत दे सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास अभी तक ये समझ ही नहीं है कि इस चुनौती का प्रभावी मुकाबला कैसे किया जाए और इसी वजह से समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत चिंताजनक स्थिति में तक बढ़ गया है। देखिए, ये नाकामी या उसकी बात नहीं है, बात यह है कि आपके पास इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसका न्यूनीकरण करने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए, लोगों के बचाव के लिए उपाय क्या है। तुम आप कुछ कदम तो बताइए ना, ये करेंगे करके। तो इनके पास जो सामान्य समझ है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए, राज्य के पास वो समझ ही नहीं है, वो सोची वो इसीलिए उनके पास कोई कार्य योजना है ही नहीं। केवल इतना भर कह दे रहे हैं कि हमने मुआवजा बढ़ा देंगे, बल्कि अब वो कितना बढ़ रहा है वो भी विचारणीय है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष बचाव में अपनी बात कह रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है। घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठा रही है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा का प्रावधान है, फिर भी सवाल है साल दर साल आतंक तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। सवाल है, अगर विभागीय अधिकारी जानते हैं तो फिर संभावित प्रभावित इलाकों में नजर क्यों नहीं रखी जाती। सवाल यह है कि अगर जान ही चली जाएगी तो फिर पैसों का क्या करेंगे। हॉर्नबिल टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। हाल ही में पलायन आयोग की ओर से एक आंकड़ा पेश किया गया। आयोग के अनुसार प्रदेश में अब तक 6,282 लोगों की ओर से रिवर्स पलायन किया गया है। तो वहीं विपक्ष आंकड़ों को लेकर सरकार और आयोग पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि केवल आंकड़ों की बात की जाती है और धरातल पर कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। वहीं विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार लगातार पलायन को रोकने की ओर अग्रसर है। साथ ही तमाम प्रकार की कई योजनाएं रिवर्स पलायन को लेकर बना रही है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी पलायन को रोकने और रिवर्स पलायन के विषय में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की ओर से प्रदेश में रोजगार को पटरी पर लाया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश का युवा आज बाहर न जाकर प्रदेश में रोजगार कर रहा है और रिवर्स पलायन को भी गति मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति रही है कि पलायन कर गए लोगों को वापस लाने के बजाय केवल राजनीति करनी है।
नहीं नहीं, देखिए अगर बात कांग्रेस के आरोप की है तो कांग्रेस ने तो कभी पलायन को रोकने के लिए काम ही नहीं करा। कभी पलायन के लिए उन्होंने यहाँ पर रिवर्स पलायन की कभी बात ही नहीं सोची, कभी कोई स्कीम ही नहीं बनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पलायन को रोकने के लिए काम कर रही है, जिस तरीके से रिवर्स पलायन की बात कर रही है, हम अपने गांव को गुलजार कर रहे हैं, हम अपने गांव को होम स्टे के जरिए पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो लोग बाहर चले गए हैं वो यहाँ आए और अपने गांव में आकर के अपना काम करें, अपना काम स्टार्ट करें, अपने कार्य को स्टार्ट करने का काम करें। लेकिन कांग्रेस की जो नीति है और जो सोच है वो कहीं ना कहीं पलायन के जो लोग चले गए हैं उनको लाने की नहीं है, बल्कि इस पर राजनीति करने की है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी इन दिनों सक्रिय दिखाई दे रही है। उपनल कर्मियों और बेरोजगार संघ के धरने से लेकर नर्सिंग सेवा संघ के प्रदर्शन में भी कांग्रेस के कई नेता नेतृत्व करते दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस के लगातार प्रदर्शनों में सक्रिय दिखने को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास खुद के विचार, नीति, मुद्दे नहीं है। प्रदेश की जनता के हित में कोई कार्य किया हो, इससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के नेता केवल 2027 के चुनावों को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने और खुद को चमकाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के नेताओं को एक दूसरे से आगे निकलने की भी होड़ लगी रहती है। प्रदर्शनों में कांग्रेस के नेता प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक रूप देने और फायदा लेने के लिए ही दिखाई देते हैं, जो प्रदेश की जनता लगातार देख भी रही है। कमलेश रमन ने कहा कि ये सब सिर्फ कांग्रेस की बौखलाहट है और आने वाले 2027 चुनाव में फिर बीजेपी विजय होगी और जनता एक बार फिर कांग्रेस को आईना दिखाने का काम भी करेगी। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस ने तो एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, एक मुहावरा है कि जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। तो अब जहाँ-जहाँ पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, चाहे कर्मचारी कर रहे हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र के लोग कर रहे हों, वहाँ-वहाँ कांग्रेस पहुँच रही है, क्योंकि कांग्रेस के खुद के मुद्दे तो है नहीं। कांग्रेस के पास खुद की नीति है नहीं, खुद के विचार है नहीं, खुद जनता के हित में क्या वो कर सकती है, ये कोई विचार वो रखने वाली नहीं है। तो जहाँ-जहाँ पर भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ जाकर के केवल और केवल 2027 के निमित्त अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। तो उनके हर नेता अलग-अलग दुकानदारी सजा करके जिस तरीके से अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ कांग्रेस के नेताओं में है, कहीं ना कहीं हर नेता ये सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री का मुख्य चेहरा बन जाऊं या 2027 का जो पूरा चुनाव वो मेरे कंधों पर हो। तो ये होड़ जो कांग्रेस के अंदर आज मची हुई, इसीलिए अलग-अलग स्थानों पर जहां-जहां पर भी धरना प्रदर्शन होता है वो वहां पर उसका फायदा लेने पहुंचते हैं। देश भर में एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष को इसका विरोध नहीं, समर्थन करना चाहिए। तो वहीं हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि किसी तरह की कोई वोट चोरी नहीं की जा रही। कांग्रेस बीजेपी की हर बात का विरोध करती है और विरोध करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। जो विधायक आशा नोटियाल जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, एसआईआर का मुद्दा लगातार चर्चा में है और ये भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जल्दी एसआईआर लागू होगा। आप किस रूप में देख रहे हैं इसको और कितना ज़रूरी मानते हैं आप एसआईआर को? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है एसआईआर, जो पूरे देश में इसमें काम चल रहा है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कितने यहाँ के वोटर हैं, कितने नहीं हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और एक मतलब निश्चित, हम अगर किसी गांव में रहते हैं तो उस गांव में पता चलता इतने लोग हैं, लेकिन जब वोटों की संख्या मतलब दूसरे टाइप की हो जाती है तो उससे लगता है कि ये मतलब कहाँ से क्या हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है और जो चल रहा है ये बहुत अच्छी बात है। जी, वोट चोरी के आरोप बार बार विपक्ष के नेता लगाते हैं कि आप लोग वोट चोरी करते हैं और इसी वजह से इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं। उस पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी वोट चोरी कर रही है? देखिए, अब राहुल गांधी तो आप लोग जानते ही हैं, वो क्या क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आती उनकी बोली भाषा, और वो क्या बोलते हैं उनको भी शायद पता नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि वोट चोरी, तो निश्चित तौर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के लिए जितने काम किए हैं, निश्चित तौर पर देश की जनता उनके साथ खड़ी है और वो इस देश को दुनिया का विश्वगुरु बनाने के लिए जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, इस देश को दुनिया में ताकतवर देश के रूप में बनाने का प्रयास कर रहे हैं,
और जो उन्होंने संकल्प लिया है कि सन 47 तक हम इस देश को विकसित भारत के रूप में दुनिया में खड़ा करेंगे। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी को लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, तो विकास को करके देश को शक्तिशाली देश बनाने के बाद यहाँ की जनता, देश की जनता अगर मोदी जी का साथ दे रही है और राहुल गांधी को लग रहा है कि वोट चोरी हो रहे हैं, तो ऐसे तो करते रहेंगे ना, विकास के लिए काम करते रहेंगे फिर। अच्छा मैडम, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जंगली जानवरों का जो आतंक है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ों में लगातार जंगली जानवरों का आतंक है, लोगों की जान ले रहे हैं। सरकार क्या कुछ कर रही है इस कड़ी में? देखिए, निश्चित तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में आजकल जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक है, जिसके लिए हम लोग माननीय मंत्री जी से भी मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई है इस संबंध में, और मेरी विभागीय अधिकारियों से भी लगातार बात हो रही है। कुछ जगह जहां जब हम क्षेत्रों में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि हम सुबह सुबह, जिनको 3-4 किलोमीटर दूर इंटर कॉलेजों में जाना है, वहाँ पे उनको सुबह सुबह भी डर का माहौल बना रहता है कि हम स्कूल कैसे जाएं। तो ऐसी जगह के लिए मैंने जिलाधिकारी जी से भी बात करी थी, तो कुछ जगह हमने वाहनों की व्यवस्था भी की है कि उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय हमारे वन मंत्री जी भी इस चीज़ के लिए गंभीर हैं, और संबंधित विभागों को जहाँ जहाँ ऐसी घटना की आवाज़ उठती है या दिखाई देता है, तो वहाँ पर वन विभाग की टीम जा कर के वहाँ थोड़ा गांव को संरक्षण देने के लिए वहाँ पे पिंजरा लगा करके उन जंग, चाहे वो तेंदुआ है चाहे वो भालू है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैडम, चारधाम यात्रा इस बार की बहुत अच्छी भी रही है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे भी। इस बार पिछली बार के आंकड़े भी टूटे। अब क्योंकि शीतकालीन यात्रा पर भी राज्य सरकार जोर दे रही है, और आप किस रूप में इसको देखती भी हैं, क्योंकि केदारनाथ में सबसे ज़्यादा पर्यटक पहुंचते हैं तीर्थ के लिए? जी जी जी, मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके सफल संचालन से, उनके सफल प्रबंधन से केदारनाथ में इस बार चारों धामों में से सबसे अधिक तीर्थयात्री श्रद्धालु पहुँचे, और वहाँ के लोगों को रोज़गार की दिशा में एक अच्छा वातावरण मिला है। तो निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही पिछले वर्ष शीतकालीन यात्रा का भी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से प्रारंभ किया था, और उसके बाद वहाँ लोगों में उत्साह रहा। जो हमारे बच्चे होम स्टे चलाते हैं, जो ढाबा और छोटी छोटी चीज़ों को चलाकर अपना रोज़गार स्थानीय लेवल पे कर रहे हैं, चाहे वो हमारा चोपता पर्यटन स्थल है, चाहे देवरियाताल हमारा पर्यटन गांव सारी है, वहाँ बहुत सारे बच्चे होम स्टे चलाते हैं। हमारा त्रियुगी नारायण है, काली मठ है, तमाम हमारा कार्तिक स्वामी है। पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं श्रद्धालु और तीर्थ पर्यटक पहुँचे हैं। तो निश्चित तौर पर शीतकालीन यात्रा से भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन हो, धीरे धीरे इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस वर्ष भी शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने किया, और बहुत सारे श्रद्धालु उसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ भी पहुंच रहे हैं। वहां से पर्यटक स्थल देवरियाताल भी जा रहे हैं, चोपता भी जा रहे हैं, कार्तिक स्वामी भी जा रहे हैं, और वहां पर जो अन्य तीर्थ स्थल है उन स्थलों का भी दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे क्षेत्रों में जो खास तौर पर केदार घाटी में दीपावली के बाद पांडव नृत्य होते हैं, तो उन पांडव नृत्यों को अभी कई बार मैंने देखा है कि वहाँ जो पर्यटक आते हैं वहाँ जाकर उनके भी दर्शन करते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ एक अलग प्रकार की जो संस्कृति है, जो हर चौथे पांचवें आंगन में चौक में पांडव नृत्य नाचते हैं, बगडवाल नाचते हैं, नाग नृत्य होता है, और कुछ नहीं तो हमारे क्षेत्रों में आछड़ी नृत्य भी होता है। तो ये सारी हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो सनातन है, उसको देखने के लिए हमारे पहाड़ों में अच्छी धूप खिली रहती है जाड़ों में, तो लोग उसका भी आनंद लेते हैं, पर्यटक स्थलों का भी आनंद लेते हैं, और हमारी संस्कृति से भी रूबरू होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति का हम संवर्धन करेंगे तो हम समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं।
धन्यवाद मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत कर रहे थे आशा नौटियाल जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह की चीज़ें जो हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में हो भी रही हैं। हालांकि जंगली जानवरों का आतंक भी लगातार बढ़ा है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि उसके लिए भी मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।